हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सूर्य प्रकाश, लालचंद, गीता, काजल, सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की क्लास में। और जैसे कि विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं, क्या जानते हो, जीरो टू हीरो सीरीज के बारे में। बिल्कुल सही है ना। जो जीरो टू हीरो सीरीज है आपकी बिल्कुल शुरू हो चुकी हो। आज लगभग देख लो, आप जो हम बात कर रहे हैं इसका 7वां दिन है। क्लियर है। कौन सी जीरो टू हीरो सीरीज आपकी है, ठीक है। इसमें मतलब कि हीरो बनने जा रहे हो, केवल शेष दिन रहे हैं 4, मतलब कि आज की क्लास के 7, है ना। तो वही चीज है, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दो, सभी को जोड़ दो, इस महा उत्सव में सभी को शामिल करना है। क्लियर है। हाँ, उपासना, प्रकाश, गोविंद, सुजीत, खुशी, फरहान, राहुल, सभी का स्वागत है क्लास में, सभी का स्वागत है बेटा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जो चर्चा कर एमसीक्यू सीरीज पर, साथ में ही बड़े प्रश्नों को भी हम देखते जा रहे हैं। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं, एक साथ हम ये भी देख रहे हैं, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, एक आपके रिक्त स्थान जो आने वाले हैं, एक वन, है ना, अपन वन वर्ड मतलब कि एक पंक्ति में एक शब्द में उत्तर दीजिए, वो भी प्रश्न यहाँ क्लियर कर रहे हैं। साथ में अगर 30 से 40 शब्द लिखने हो, वो भी प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक। क्लियर ना, पॉइंट वाइज सब एक एक चीज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। हमारे सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। क्लियर। देखो नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। हाँ, शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का भी गलत नहीं हो, सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए बेटा, है ना। तभी तो एकदम से अपन लगता हाँ अब तो को एक भी गलती नहीं करनी है। जितने प्रश्न है बिल्कुल सही जवाब देना है। प्रश्न आपके सामने, सिक्कों के प्रयोग से पहले, मतलब जो अभी चलते हैं नोट या जो भी सिक्के चलते हैं, इनके प्रयोग से पहले, किसके, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ए है अनाज, बी है मकान, सी है खेत, डी है दुकान। तो ये कहा जाता है, पहले के समय में जब सिक्कों नोटों का चलन नहीं हुआ था, मतलब कि जब मुद्रा का चलन नहीं था, है ना, उस समय जो व्यक्ति है वो वस्तु के बदले वस्तु को खरीदता था, जिसे वस्तु विनिमय कह सकते अपन लोग। तो उस समय लोग, अधिकांश जो लोग सिक्कों की जगह किसका उपयोग ज्यादा करते थे, क्या अनाज, मकान, खेत या दुकान, किसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि मनोज कह रहे अनाज, अंबिका, गीता, वैभव, तानिया, अंबिका, गोविंद, उपासना, सबके जवाब आ रहे हैं। फरहान, आशीष, तानिया, सभी के वेरी गुड। खुशी, लालचंद, विजय कुमार, रमेश, क्या बात है, अनीश, हर सबका जवाब आ रहा है ए। बिल्कुल सही जवाब है ए, अनाज। भाई सोचो मेरी बात, ये देखो, क्या मकान तो व्यक्ति के 10, 15, 20 मकान थोड़ी नहीं थे, अनाज तो उनके खेतों में होता था, वो अनाज देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लेता था। लेकिन मकान, खेत, दुकान कैसे देगा बताओ इसके बदले में, है ना। इतने सारे मकान, खेत, दुकानें नहीं होती, वो हर चीज को दुकान, मकान के बदले खरीद ले। लेकिन अनाज जो खेतों में होता था, जैसे मिट्टी के बर्तन की उसको आवश्यकता, वो व्यक्ति क्या करता, अनाज जो पैदा करता था, जो किसान कृषक था, वो अनाज लेकर बाजार में जाता, वो कुम्हार को देता, उसके बदले में मिट्टी के बर्तन ले लेता। और जो मिट्टी के बर्तन बने, कुम्हार क्या करता था, मिट्टी के बर्तनों के बदले वो अनाज खरीद सकता था। मतलब इसमें कह सकते हैं मुद्रा का चलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। जैसा कि ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था, हमें ऐसे भी प्रश्न तैयार करें जो 30 से 40 शब्दों में पूछ भी ले आपसे। तो जैसे मैं कह दूं वस्तु विनिमय क्या होता है, ये जो हमने बात की नहीं, वस्तु विनिमय की बेटा, ठीक है। तो अगर आपसे परीक्षा पूछ ले वस्तु विनिमय से क्या तात्पर्य, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो उसका जवाब लिख देना भाई कि वस्तु के बदले, है ना, कि वस्तु के बदले, शॉर्ट में बता रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना, वस्तु को खरीदना, ठीक है ना, वस्तु को खरीदना, यानी कि मैं कह सकता हूं लेना देना, लेना या देना। क्लियर। लेना या देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। क्लियर है ना। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना, मतलब कि लेना या देना। क्लियर है ना। और मुद्रा विनिमय क्या होता है, ये भी लिख दो आप, मुद्रा विनिमय क्या होता है, ठीक है। मुद्रा का विनिमय, मुद्रा विनिमय, विनिमय का माध्यम, मतलब कि लेन देन का जो माध्यम है, वस्तु को लेने देने का माध्यम जो है मुद्रा हो चुकी है, तो इसमें आप लिख देना मुद्रा के बदले। क्या लिखोगे आप, मुद्रा के बदले,
मुद्रा के बदले वस्तु को खरीदना। क्लियर है? जैसे कि वर्तमान हम लोग करते हैं खरीदना, ठीक है, सेम वही होगा लेना या देना, लेना या देना। क्लियर? तो ये हो गया मुद्रा विनिमय। तो अगर वस्तु विनिमय मुद्रा विनिमय में क्या अंतर है ऐसा भी पूछा जा सकता है। मुद्रा विनिमय वस्तु विनिमय किसे कहा जाता है, तो ऐसा ही आप लिख देना, वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना वस्तु विनिमय है, मुद्रा के बदले वस्तु को खरीदना मुद्रा विनिमय है, जो कि वर्तमान में चलन में है। जो मुद्रा का चलन होने के बाद हम इस तरह से काम करते हैं, उससे पहले वस्तु विनिमय चलता था। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न, विनिमय का मतलब होता है बेटा लेना देना, है ना, किसी का माध्यम, किसी वस्तु को लेने देने का जो माध्यम होता है, विनिमय आपस में लेन देन करने का माध्यम होता है। क्लियर? देखिए आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जमा का कितने प्रतिशत हिस्सा बैंक अपने पास नकद में रखता है। मतलब जो भी कुल जमा होता है बैंक के पास, उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो बैंक अपने पास नकद में रखता है, मतलब कि केस में रखता है अपने पास, है ना। केस रिजर्व रेशियो भी आप इसको कह सकते हो। नकद में अपने पास कितना रुपए रखता है, ए 15%, बी है 50%, सी 75%, डी है 100%। भाई कहां जाता है, बैंकों में दिन भर कितने ही जमा करवाते लोग पैसा, है ना। तो बैंक क्या काम करता है, बिल्कुल एक माध्यम होता है ना, एक हम कह सकते हैं मध्यस्थता का काम करता है, किसके बीच में, जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं, है ना। ऋण लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो ऋण लेने वाले व्यक्तियों को और जो जमा करने जो व्यक्ति होते हैं, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है, बैंक ही उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो बैंक अपने पास जितने भी जमा आता, दिन भर का जितना भी बैंक के पास जमा आता है, उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा बैंक अपने हमेशा नकद रूप में अपने पास रखता है। क्लियर है? तो जैसे मैं देख पा रहा हूं 15% बताया, जहां अंबिका, ड्रीम, फरहान, दिलीप, राहुल, गोविंद, खुशी, माही, वेरी गुड बेटा, कंचन, बिल्कुल सही जवाब है आपका 15% होगा, बिल्कुल 15%। बेटा जैसे मैंने आपको बताया है, बैंक क्या काम करता है, तो जमाकर्ताओं और ऋण लेने वालों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं बैंक का क्या काम होता है, तो बैंक ये भी करता है जमाकर्ता, ठीक है ना, जमाकर्ता व ऋण लेने वाले, ठीक है ना, ऋण लेने वालों के मध्यस्थता, ठीक है ना, मध्यस्थता का कार्य, ठीक है, मध्यस्थता का कार्य भी करता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जमा करवाने आता है, बैंक वाले के पास जब जमा करवाने आता है, तो बैंक क्या करता है, उसे रुपए जमा करता है, और जिस व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है, उधार की जरूरत, तो बैंक उसको उधार देता है। क्लियर है? अब बैंक की आय का साधन क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि ऋण, बैंक की आय का साधन क्या होता है, ई आय का साधन होता है ऋण देना, क्योंकि बैंक क्या करता है, जमाकर्ताओं को जमा पर ब्याज देता है, उसकी तुलना में ऋण जो उसको व्यक्ति को देता है, ऋणदाताओं को जो भी ऋण देता है, ऋण लेने वाले व्यक्तियों को, कर्जदारों को, उनसे ऋण पर अधिक ब्याज वसूल करता है। जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति को जमा करवाता बैंक के पास, उसको बैंक 5 रुपए ब्याज देता है, तो और जिस व्यक्ति को ऋण दिया उसे वो ब्याज लेगा कितना, 7 रुपए। तो इस दोनों के बीच का जो अंतर है 2 रुपए, वो क्या होता है, बैंक का खुद का अपना कह सकते हैं आय का साधन हो सकता है। तो ये बैंक का क्या होता है, आय का साधन होता है। क्लियर है? हाँ बेटा, मध्यस्थ मतलब बेटा हम कह सकते हैं बीच रहकर दोनों के बीच का काम करता है, दोनों को आपस में मिलाने का काम करता कौन, बैंक करता है। क्लियर? फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। भाई भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, ए वाणिज्यिक बैंक, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी सहकारी बैंक, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बताओ भाई भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, मुद्रा जारी किसके द्वारा की जाती है भारत में। चलो रमेश सैनी कह रहे क्लियर है सर, वेरी गुड। आकाश, मनोज, लालचंद, राहुल, गोविंद, आराम से देख के जवाब दो। भारत में भाई मुद्रा जारी करने का काम किसका होता है, किसके द्वारा मुद्रा जारी की जाती है। हाँ गणपत, तानिया, मनोज, कंचन, वेरी गुड। सबका लगभग सभी विद्यार्थी डी ही बता रहे हैं, ठीक है ना, डी बता रहे हो। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही जवाब बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। चलो इसके बारे में कुछ और हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। अगर मैं कहता हूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भारत में, तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। मतलब कि 1 अप्रैल 1935 को, कब, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। कहां पर, कलकत्ता में, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चलो आप ध्यान रख लेना, सबसे पहले इसकी स्थापना, ठीक है ना, 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है ना, कलकत्ता में स्थापित। कहां पर, कलकत्ता में स्थापित की गई, ठीक है। ये भी ध्यान में, स्थापना की गई, ऐसा लिख दो, बोलिए स्थापना की गई, ठीक है ना, स्थापना की गई। आगे समझ में। अब आपको पता है अगर कोई से इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। मतलब कि 1937 में आरबीआई को ट्रांसफर कर, स्थानांतरण कर पे मुंबई में लेके आ गए थे, कब, 1937 में। क्लियर है ना। तो देखो यहां पर देखो आप, नेक्स्ट ये भी कर सकते हो आप लोग भाई, अगर पूछ ले आरबीआई को मुंबई में कब ट्रांसफर किया गया, कब स्थानांतरित, कब मुंबई लाया गया था इसके कार्यालय को, तो इसके कार्यालय को 1937 में। तो लिख देना 1937 में स्थानांतरित कर मुंबई लाया गया, ठीक है। मतलब कि इसका ट्रांसफर कहां आ गई, अब मुंबई आ चुकी इसका कार्यालय। मतलब कि वर्तमान में मुख्यालय आपसे पूछ ले, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछ लगा, वर्तमान में मुख्यालय, तो वर्तमान में मुख्यालय कहां पर होगा इसका, एक तो ये जवाब दे दो फटाफट से मेरे को। और एक बहुत करंट अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ध्यान रखें, ठीक है ना, वर्तमान गवर्नर। ये दोनों नाम आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, वर्तमान गवर्नर किसके, आरबीआई के। क्लियर है। तो इसका जवाब दो फटाफट बेटा मेरे को, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है आरबीआई का, उसके वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, ये भी फटाफट से बता दो। और जैसे मैं आपको बताऊं आरबीआई क्या है, तो केंद्रीय बैंक है भारत का। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपको। क्या पूछा जा सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, या भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ये दोनों प्रश्न आ सकता है। तो ये भी चलो लिख देते हैं हम, ठीक है ना। ये बेटा ओम बिरला कैसे हो जाएंगे, वो तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ओम बिरला तो है ना, वो तो लोकसभा अध्यक्ष है बेटा, ओम बिरला कैसे हो बताओ। मैं तो कह रहा हूं वर्तमान गवर्नर किसके बेटा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन, हम आरबीआई की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो आरबीआई की चर्चा हो रही है, तो इसके गवर्नर लिखो फटाफट से। अब देखो इसको क्या कहा जाता है आरबीआई को, तो ये बैंकों का बैंक है, क्या है, तो बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंकों का बैंक कह सकते हो आप। और भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है ना, भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। आगे समझे, भारत का केंद्रीय बैंक। यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ बेटा, आकाश यादव कह रहे हैं गणपत, आकाश बिल्कुल सही जवाब बेटा। शक्तिकांत, लालचंद, प्रिंस तिवारी, खुशी, हाँ, सुग्रीव राठौर, बिल्कुल सही जवाब बेटा। राम, मनोज, सभी क्या, शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही जवाब बेटा। इसका क्या होगा, इनके वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है ना, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। क्लियर, 26वें नंबर के, किसके, 26वें नंबर गवर्नर जनरल है। तो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, इसका वर्तमान मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में, ध्यान रख लेना। क्लियर है। तो यहां से आरबीआई के बारे में जैसा भी प्रश्न पूछा आप आराम से इसको देख सकते हो। और भारतीय जितने भी नोट जारी होते हैं बेटा, उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। जितने भी नोट जारी होते हैं, केवल 1 रुपए का नोट ऐसा जिसमें इसके खुद के सिग्नेचर नहीं होते थे। क्लियर है ना, बाकी सब पर इसके खुद के साइन होते हैं। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में की गई थी और 1937 में इसके स्थानांतरित इसको मुंबई में लाया गया था। वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। एक इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया वो भी आप लिख दो भाई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में, ये भी लिख देते हैं। क्लियर है भाई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यहां पे लिख रहा हूं मैं बेटा, ठीक है ना, कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ।
पहले निजी बैंक था, अब इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। कब? 1949 में हुआ, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? मतलब पहले निजी बैंक के रूप में काम करता, लेकिन 1949 भारत के आजाद होने के बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था आरबीआई का। तो सब कुछ यहां पर क्लियर है, एक एक चीज पूरी आरबीआई के बारे में जानकारी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यहां पर पूछा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत का क्या है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसके अंदर ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो उसका नाम हो गया बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। क्लियर? उसको किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1969, बी 1970, सी 1981, डी है 1999। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है उसका भी नाम बता देना बेटा, ठीक है ना। इनके संस्थापक जिन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मतलब देखो प्रश्न बनाने वाला कहां से भी प्रश्न बना सकता है, तो अपन को तो पूरी तरह से जहां से जैसे प्रश्न बनते पूरा देख लेना है। तो यहां पे फटाफट इसका जवाब दे दो बेटा, ठीक है। वो तो सीएसओ कार्यालय करते हैं, ठीक है, सीएसओ कार्य करते हैं वो तो, ठीक है। अब यहाँ पे जवाब दूंगा इसका बी, सी, कोई बी बता, राहुल सोनी बी कह रहे हैं, खुशी बी कह रही है, गोविंद इसमें सी बता रहे हैं, विनोद राठौर बी बता रहे हैं, ठीक है ना। सी और बी में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है बेटा, सी और बी में। प्राची कह रहे 1970, गणपत मोहन सी बता रहे हैं, गणपत बी बता रहे हैं। मतलब बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और क्यों है कंफ्यूजन? इसलिए भी आपको थोड़ा हो सकता है, आपने इसमें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के बारे में आपका ध्यान जा रहा होगा, एक तो है ना कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 1969, ये आपके एक तो ध्यान में आ रहा होगा सीधा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को किस वर्ष में स्थापित किया गया था, उसका जवाब देना आपको। जैसे कि इसमें देखो बता बेटा, ये आप ये मत सोचो 1969 सोच कर आप क्या जा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक ऊपर जा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, लेकिन मैं बांग्लादेश की चर्चा कर रहा हूं यहां पर, तो इसमें बिल्कुल सही होगा 1970। कब? 1970 में स्थापना की गई थी। अब देख इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसका उद्देश्य, एकदम इसको लिखना है, इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना करने का उद्देश्य क्या है। क्लियर? एक मुझे ये बता दो इसके संस्थापक कौन है, कौन है इसके संस्थापक, किसके? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। और इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2006 में। क्लियर है? तो जिसमें कोई उद्देश्य क्या होता है बेटा, इसका उद्देश्य देखो इसका होता है आपके जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, गरीब लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य होता है। तो इसमें लिख सकता आप उचित ब्याज दर पर, उचित ब्याज दर, ठीक है ना, ब्याज दर पर गरीबों को, उचित ब्याज दर पर गरीबों को ऋण उपलब्ध करवाना, मतलब कि उधार पैसे उपलब्ध कर, ऋण उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य है उपलब्ध करवाना। क्लियर है? जो साहूकार तो बहुत अधिक ब्याज की दर लेते हैं, लेकिन कम ब्याज दर पर, उचित ब्याज दर पर गरीबों को ऋण उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। अब देखो लिखा जा रहा है आपके द्वारा मोहम्मद यूनुस, बिल्कुल से बेटा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा कब? 1970 के दशक में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी और उसे कोई 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहां से ये भी चीज क्लियर हो जाती है, मोहम्मद यूनुस वाली, ठीक है ना, किसकी? मोहम्मद यूनुस को मिला था। क्लियर है ना? तो ये भी ध्यान रख लेना, लिख दो नाम मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और इनको देखो मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में, ठीक है, इनको कह रहे हैं कि वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? दिया गया। अब अगर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ पूछेगा तो बस यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेगा बेटा। जहां पर आपको लिखा ना बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, ये जो टॉपिक है इसमें से अगर कुछ प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। एक तो इसकी स्थापना का पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, इसके संस्थापक का बारे में पूछा जा सकता है। बस आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है, बांग्लादेश ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के बारे में। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। भाई जो ऋण है, जो उधार लेते हैं अपन, इसके औपचारिक स्रोत की बात बतानी है। भाई ऋण के दो तरह के स्रोत होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। देखो ऑप्शन ए है सहकारी समितियां, बी है साहूकार, सी है व्यापारी, डी है जमींदार। तो सोचो और जवाब दो आप, जब तक मैं आपको बताता हूं ऋण के औपचारिक स्रोत, ठीक है ना। तो ऋण के स्रोत की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि ऋण के स्रोत कितने प्रकार का बेटा, इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है। दो तरह के होते हैं ऋण के स्रोत, एक तो आपके औपचारिक होता है, एक होता है अनौपचारिक, ठीक है। एक तो होता है आपके औपचारिक, ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं, एक होता है आपके अनौपचारिक, अनौपचारिक, क्लियर। अब देखो औपचारिक में तो ज्यादा नाम नहीं, लेकिन अनौपचारिक में कई सारे नाम होते हैं। जैसे मनोज इसमें कह रहे हैं सहकारी समितियां, ये बता जा रहा गणपत, विजय कुमार, खुशी, मिताली, वेरी गुड, उपासना सिंह, अंबिका, विभो राठौड़, प्राची। हाँ बेटा देख रहा हूं मैं, सहकारी समितियां हैं अगर, तो बिल्कुल सही है बेटा, जिसका ए जवाब है बिल्कुल सही है, सहकारी समितियां। क्योंकि जब औपचारिक स्रोत की बात करते हैं बेटा, वहां पर ऐसे स्रोत जो सरकार के नियंत्रण में हो या सरकार द्वारा पंजीकृत हो, ठीक है ना, जो सरकारी नियमों का पालन करता हो, जो सरकारी नियमों का पालन करने वाला या उसके नियंत्रण में जो भी संस्थाएं होती है, वे सब औपचारिक स्रोत कहलाते हैं, क्लियर। और ऐसे जो सरकारी नियमों का पालन नहीं करता है या अपने अनुसार जो सब नियम तय करता है, वो हो जाता है अनौपचारिक स्रोत हो सकता है, क्लियर है ना। तो ये बाकी वाले जो भी सब कैसे अनौपचारिक है, जैसे मैं कह दूं औपचारिक में आपके क्या आएगा, तो एक तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका आ गया सहकारी समितियां, ठीक है ना। तो एक तो आपकी सहकारी समितियां या कोई भी संस्थाएं आ सकती है, सहकारी समितियां या फिर कोई भी संस्थाएं, क्लियर। या मैं कह दूं बैंक, जितने भी बैंक है, जितने भी बैंक, वो भी किस में आते हैं, औपचारिक स्रोत में आते हैं। अगर मैं अनौपचारिक का कह दूं तो आपके मित्र भी आ सकता है, जो आपका मित्र है कोई, ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार है, ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार है, या कोई व्यापारी है, ठीक है ना, कोई भी व्यापारी है, या मैं कह दूं आपके जो साहूकार ये वाले, ठीक है ना, कोई भी साहूकार हो। साहूकार कौन हो, जो ब्याज के बदले क्या देता है, ऋण उपलब्ध करवाता है। तो देखो प्रश्न अगर पूछा आपको औपचारिक स्रोत के बारे में, तो औपचारिक लिख देना, सहकारी समितियां औपचारिक में आती है, बैंक भी औपचारिक में आता है। जबकि अनौपचारिक में सभी क्या है बेटा, ये सभी अनौपचारिक स्रोत होते हैं, जिसमें मित्र भी है, रिश्तेदार है, व्यापारी है, साहूकार है, जमींदार है, ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं स्रोत, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो आप, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। भारत में विनिमय माध्यम मतलब कि लेन देन के माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। ए है डॉलर, बी है पौंड, सी है यूरो, डी है रुपया। तो भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है, इसका फटाफट से जवाब दे दो बेटा, ठीक है ना। स्वयं सहायता सर स्वयं नियोक्ता समूह किस में आएगा बेटा, ये औपचारिक में आप कह सकते हो वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि सरकार नियमों का पालन भी करता कई बार, और इसकी वजह से देखो ये रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता, पंजीकरण भी करवा सकता है। हालांकि जब तक ये पंजीकरण नहीं करवाएगा सरकार में जाकर, यानी कि नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक ये अनौपचारिक स्रोत के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब इसमें सभी नियमों का पालन करने लग जाए, सरकार में अपना पंजीकरण भी करवा दे, तो ये तो देखा जाए तो संगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करने लग जाता है, क्लियर है। हाँ बेटा इसमें डी बताया जा रहा है, डी 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 बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, रुपया, बिल्कुल रुपया जान तो बेटा, ठीक है। भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी नोट का उपयोग होता है, रुपये का, बाकी सब विदेशी है ना, सभी क्या है, विदेशी करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है, क्योंकि, तो देखो भाई मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, तो इसको विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है क्योंकि इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है, सी क्योंकि यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है, या उपरोक्त सभी। तो एक तो इसको मध्यस्थता बताया गया है, इसके दोहरे सहयोग की आवश्यकता में छुटकारा मिलने के लिए कहा गया है, या वस्तु और सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। तो कौन सा एक गुण मुद्रा का है, कौन सा एक गुण मुद्रा के, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम माना जाता है, उसका जवाब बेटा, जैसे मैं देख रहा हूं डी ज्यादा आ रहे हैं सभी विद्यार्थी, इसमें डी बता रहे हैं, तो बिल्कुल से बेटा हाँ, शिखा, काजल,
बिल्कुल, माधोराम, मिताली, खुशी, पवन, सबका एक यारा है नाम, कौन सा? डी। बिल्कुल डी बताया जा रहा है। डी बेटा, इसमें देखो आप भी जानते हो बेटा, बिल्कुल डी इसमें सही जवाब होगा। लेकिन एक एक को मैं बात करूं तो इसमें आपको दोहरा जो संयोग की बात होती है इंपॉर्टेंट बेटा, थोड़ा सा इसको और आप ध्यान से पढ़ लेना। दोहरा संयोग क्या होता है मुद्रा का, ठीक है ना, इसका छुटकारा मिल जाता है, दोहरे संयोग से छुटकारा मिल जाता है। ये दोहरा संयोग का मतलब बेटा वस्तु विनिमय से ले सकते हो आप। इस दोहरा संयोग का मतलब किससे ले सकते हैं? ये वस्तु विनिमय के अंदर परेशानी होती है। किसमें? जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है ना, उसमें समस्या आती है दोहरे संयोग वाली। कब? जब वस्तु विनिमय चलता है। जैसे मैंने कहा ना कि वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना वस्तु विनिमय है, तो ये कब होता है? जब दोहरा संयोग होता है, ठीक है ना। इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। कैसे? अगर मैं कह दूं मैं कोई भी, अगर जैसे मैं पेन बनाने वाली कंपनी है मेरी, ठीक है ना, अब मैं खुद व्यक्ति हूं, मैं पेन बनाता हूं, पेन निर्माण करता हूं, मुद्रा का चलन नहीं है। आज मुझे किताब खरीदनी है सपोज, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको पेन की आवश्यकता हो और साथ में वो किताब भी बेचने वाला हो। अब मैं ऐसा अगर मार्केट में जाऊंगा और जिस व्यक्ति को पेन की आवश्यकता है लेकिन वो किताब का निर्माता नहीं है, तो मैं उसको पेन दूंगा तो वो खिलौने बनाने वाला है। अब मुझे वो खिलौना दे रहा है पेन के बदले, खिलौना मेरे कुछ काम का नहीं, तो सोचो मैं उसको पेन भी दूंगा लेकिन देगा क्या? मेरे को खिलौना देगा बदले में, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको पेन की आवश्यकता हो लेकिन साथ में ही वो किताब का निर्माण करता हो, किताब को बेचने वाला हो। मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, तो सोचो कितना समय उसमें लग जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ये होता है दोहरा संयोग। यही होता क्या? दोहरा संयोग होता है। तो इससे छुटकारा मिल जाता है। आज अगर मेरे पास मुद्रा होगी, मैं मार्केट में जाऊंगा और कोई भी किताब सेलर जो भी उसके पास जाके पैसे दूंगा, किताब खरीद लूंगा आसानी से, मुझे उसके बदले वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है। और वो वापस जो व्यक्ति किताब वाला वो उस रुपए को लेकर कुछ भी जाकर मार्केट में खरीद सकता है जिस वस्तु की उसको आवश्यकता होगी। तो दोहरे संयोग की आवश्यकता को खत्म कौन करता है? मुद्रा करती है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि जो दोहरा संयोग है, इस दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा कौन दिला सकता है? तो केवल मुद्रा ही इससे छुटकारा दिला सकती है। मुद्रा के अलावा इसका कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता है। क्लियर है? तो वही ये ध्यान रखना, आपको दोहरे संयोग के बारे में पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इस दोहरे संयोग को थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेना। अभी अगर मेरे द्वारा जो बताया वो समझ में आ चुका है अगर, तो थम्स अप कर दो फटाफट, जैसे खुशी मिताली ने किया है वैसे सभी मुझे पता चले कि दोहरा संयोग आपके क्लियर है। अगर परीक्षा पूछ भी ले तो वस्तु विनिमय वाली बात ही करता दोहरा संयोग। क्लियर है ना? तो दोहरा सहयोग सबके क्लियर है, ये भी ध्यान रख लेना। और यह विनिमय प्रक्रिया की मध्यस्थता का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसमें किसी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। तो सभी हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में नवंबर 2016 में कौन कौन से करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था? ए है 10 और 20 के नोटों को, बी ए 50 और 100 के नोट को, सी ए 200 और 500 के नोट को, डी ए 500 और 1000 रुपए के नोट को। बताओ कौन कौन से नोटों को अमान्य घोषित कर दिया? हाँ बेटा, अखिलेश, आकाश, राहुल, डी आर सुथार, कंचन, फहरान, काजल, मनोज, सबके क्लियर है। वेरी गुड बेटा। गोविंद, गणपत, विक्की, शिव कुमार, वेरी गुड। अब इसका जवाब आ रहा है फटाफट से कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसको कहते क्या बताओ? जो ये प्रक्रिया होती है बेटा, जिसमें पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर नई मुद्रा का चलन या चालू की जाती है। जब सरकार के द्वारा किसी पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को जारी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ मेरे को फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। जब किसी सरकार के द्वारा जो पुरानी मुद्रा होती है, उस पुरानी मुद्रा को समाप्त कर एक नई मुद्रा का चलन या हम कह सकते हैं चालू की जाती है, बताओ नई मुद्रा जारी की जाती है, उसे क्या कहा सकता है? तो उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो ये क्या बेटा नोटबंदी नहीं कहोगे आप, किसे इसको नोटबंदी कहते हैं? भैया नोटबंदी तो कहा था हम लोगों ने, लेकिन जब कह सकते एक अर्थशास्त्र की भाषा में अगर मैं बात करते हम लोग, है ना, एक अर्थशास्त्र की भाषा में बात करते हैं तो विमुद्रीकरण की एक आर्थिक गतिविधि हो जाती है। ठीक है, और ये विमुद्रीकरण का प्रक्रिया है। क्या है विमुद्रीकरण? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विमुद्रीकरण क्या है। आपने किताब में जब पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहला पेपर जो आपका होता है जिसमें आपको परिचय दिया जाता है चैप्टर के बारे में, अधिकांश आप बच्चे वो छोड़ देते हो। क्या करते हो? सेकंड जो शुरू होता है वहां से शुरू करते हो पढ़ना हमेशा। लेकिन सबसे पहला पेपर जो होता है बेटा आपके, जहां पर आपको कुछ परिचय दे रखा है, उसमें कई शानदार प्रश्न बनते हैं।
उसमें कई अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये विमुद्रीकरण किसे कहा जाता है, वहां पे ही आप ध्यान रख लेना। तो विमुद्रीकरण परीक्षा में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, विमुद्रीकरण। तो चलो मैं लिख भी देता हूं आपकी विमुद्रीकरण, क्योंकि परीक्षा में आए तो आपको सही कर आना है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि विमुद्रीकरण क्या है, ठीक है, विमुद्रीकरण, ठीक है, अगर पूछा जाए विमुद्रीकरण क्या है तो आप लिखोगे सरकार द्वारा, या लिख दो यह एक आर्थिक गतिविधि है। ये क्या है, तो यह एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें सरकार पुराने या पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा, चालू भी लिख सकते हो या लिख देना आप जारी, ठीक है ना, जारी करती हैं या की जाती है, ठीक है ना। यह एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चालू या जारी करती है। क्लियर है ना, मतलब जो पुरानी मुद्रा है उस मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को जारी किया जाता है, किसमें, विमुद्रीकरण में। तो विमुद्रीकरण क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है जिसके तहत सरकार द्वारा पुरानी जो चलन में जो मुद्रा होती है उसको खत्म कर एक नई मुद्रा जारी की जाती है, नए नोट जारी किए, जिसे विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि उसमें 2016 नवंबर 2016 में भारत की सरकार ने 500 और 1000 रुपए को, 500 का नोट और 1000 रुपए के नोट को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया था। अमान्य मतलब उसको समाप्त कर दिया था, वो कोई मान्य नहीं है। उसके बदले नए नोट जारी किए गए थे और लोगों को उसके बदले में दिए भी जा रहे थे। क्लियर है ना, जो ज्यादातर बैंकों के बाहर लाइन होती थी जिसमें हम लेकर रुपए जाते थे और पुरानी मुद्रा को बैंक में जमा कर उसके बदले में नई मुद्रा लेते थे। क्लियर है, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। और देखो ये बहुत बड़ी समस्या हुई थी क्योंकि उसमें लोग सब ज्यादा केस अपने पास रखते थे, तो केस के बदले केस लेना, तो उसमें लाइन में खड़े होना पड़ता था लोगों को। और फिर इसमें फिक्स कर दिया सरकार ने, भाई इतने रुपए आप चेंज करा सकते हो, इससे अधिक रुपए आप चेंज नहीं करा सकते हो। तो लोगों को बड़ी समस्या आ गई, उसमें मार्केट में कोई पुराना नोट लेता नहीं था। तो अब सरकार ने कहा था अब आप ध्यान रखो, ऑनलाइन जो पेमेंट किया जाता है उसको ज्यादा ज्यादा अपनाओ आप लोग। जो ऑनलाइन जो देन लेन होता ना, सरकार ने कहा इसको अपनाना आवश्यकता है, क्योंकि इससे आप समस्या से छुटकारा पा सकते हो। आप सिर्फ बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी व्यक्ति को पैसे के बदले सीधा ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नकद रुपए देने की आवश्यकता नहीं रहती है आपको, ठीक है ना। तो नकद समझो ये गतिविधि उसको खत्म करके उसने क्या कहता है, ऑनलाइन पेमेंट का शुरू करा दिया सरकार ने। तो यहाँ पे विमुद्रीकरण से सबसे बड़ी समस्या आई थी इसमें, ठीक है, आगे समझ में ना। तो विमुद्रीकरण किसे कहा जाता है ये भी बिल्कुल आप कर देना क्लियर। हाँ पूनम चंद लेट आए बेटा, कोई बात नहीं, अब क्लास आराम से मजे से देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है। निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है, मतलब कि वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है उसमें सहायक कारक नहीं है। कौन सा एक कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक नहीं है वो बताना है। ए है प्रौद्योगिकी, बी व्यापार का उदारीकरण, सी है WTO, डी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाया है, इसका जवाब देना है। क्लियर है, जैसे देखो भाई जान तो अगर मैं कि जब प्रौद्योगिकी की बात होती है, जब तकनीक की बात होती है, जहां पर क्या होता है, जब तकनीकी विकास होगा तो वस्तु का अत्यधिक उत्पादन हो सकता है। जब माल का अधिक उत्पादन होगा तो हमें बाजारों की आवश्यकता पड़ती है उसी माल को बेचने के लिए, उसी माल को, उसी वस्तु को बेचने के लिए मार्केट की जरूरत पड़ती है। और जब घरेलू बाजार हमें कम पड़ता है तो हम क्या करते हैं, विदेशी बाजार को ढूंढते हैं और विदेशी बाजार में वस्तु बेचने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल हम जानते हैं प्रौद्योगिकी तो बिल्कुल इसमें सहायक होती है, ठीक है बेटा। सी में आप देखो थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। अगर मैं कह दूं प्रौद्योगिकी तो इसमें सहायक है, ठीक है, अधिकांश आपके जवाब सी आ रहे हैं। तब तक आप वापस देखो तो ये तो इसमें सहायक कारक है, इसमें नहीं है। पूछा आपको कौन सा एक कारक सहायक नहीं है उसके बारे में बताना बेटा इसमें, है ना। थोड़ा सा दोबारा आप देखो इसमें और सोचो। व्यापार का उदारीकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया जिसमें बाजार में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर देना, या जो बाजारी जो नियम है जो उसको नियमों में थोड़ी छूट दे देना। क्लियर है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको निजी हाथों में सौंप देना। हम कह सकते हैं जिसमें सरकार लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देती है।
यह सरकार आयात कर को खत्म कर देती है, बिल्कुल कम कर देती है आयात कर को। तो इसमें उदारीकरण के अंतर्गत ऐसे कई सारे कार्य किए जाते सरकार के द्वारा ताकि विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो, विदेशी व्यापार में वृद्धि हो। तो व्यापार का उदारीकरण भी इसमें सहायक कारक है, ठीक है। फिर बात करते हैं WTO, अंबिका डी बता रहे बेटा इसमें, तो अंबिका बिल्कुल सही जवाब बेटा, खुशी का भी सही जवाब है डी इसमें, हाँ। जाट मोनिका बिल्कुल सही है। तो देखो बेटा इसमें अगर WTO आप जानते हो विश्व व्यापार संगठन, ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बिल्कुल संचालित करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करता है, उसके बारे में नियम वगैरह बनाता है, उसकी देखरेख करता है। तो WTO इसमें सहायक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करवाने में, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, तो ये WTO भी इसमें सहायक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या लेना देना बताओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण से वैश्वीकरण का क्या लेना देना है। अगर मैं कह दूं भारत में 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से ये थोड़ी ना होता है कि विदेशी व्यापार हमारा वृद्धि हो जाती है, नहीं बेटा, ये तो बैंकों पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है, सरकारी बैंकों हो जाती है, अब सरकार के द्वारा संचालित होती है। जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि जो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जो RBI थी वो निजी क्षेत्र में कार्यरत थी, जब 1935 में स्थापित हुई उसमें निजी बैंक थे एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन 1950 में इसका क्या 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, मतलब सरकारी नियंत्रण इसको ले लिया था, निजी हाथों में था, निजी से इसको सरकारी बैंक बना दिया RBI को 1949 में। उससे पहले वो निजी तौर पर काम करता था। तो ऐसे ही कई सारे बैंक थे जो निजी तौर पर काम, उसको क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, अब वो सरकार के नियंत्रण में थी, RBI के गाइडलाइंस में काम करती है। तो ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के समय, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। बिल्कुल आप लोग जानते हो ना इंदिरा गांधी के बारे में, तो वही चीज होगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या जवाब होगा, बिल्कुल आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा बेटा, इसका वैश्वीकरण के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जल्दबाजी में गलती नहीं करे। WTO के बारे में देखो आप, WTO के बारे में मैं आपको बता भी था बेटा, WTO बारे नहीं पता था, विश्व व्यापार को संचालित करने का काम करता है। तो जो विश्व व्यापार को संचालित, विश्व में व्यापार किसके समक्ष हो बताओ, दो देशों के बीच में होगा ना, और देशों के बीच में व्यापार को वैश्वीकरण बढ़ावा देता है। क्लियर है। तो यहां पर भी ये लिख के होगी कौन सा आपका, बिल्कुल बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अब बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मैंने आपको बता दिया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब होता, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के समय, 1969 में, ठीक है ना, 1969 में होता इंदिरा गांधी सरकार के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। बिल्कुल कई बार मैंने प्रश्न पूछा है, ए है 1989 में, बी है 1991 में, सी है वर्ष 2000 में, डी है 2008 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, उसमें भारत की सरकार मतलब कि प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें कौन से वित्त मंत्री थे, यहां तक आपको बता देना है, ठीक है ना, क्योंकि लगभग इसके ऊपर पहले भी कहीं आपने चर्चा की है। आगे समझ लो, तो इसका जवाब फटाफट से मेरे को कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, 1989 में, 1991, 2000 या 2008 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, उसका भी नाम आपको बताना है। आयुष बेटा इसमें सी बता रहे हो, सी कैसे होगा आप देखो थोड़ा सा वापिस, विभव बी बता रहे हैं। अच्छा, WTO की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहां है बेटा, अभी बता दूंगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। जो आप पूछो WTO की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995 में की गई थी, और कहां की गई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। अभी मैं लिख के भी बता दूंगा आपको, क्लियर है। पहले इसका जवाब ले लूं फिर वापिस लिख के बता दूंगा आपको, अगर आप लिखना भी चाहो तो, ठीक है। अब देख बेटा यहाँ पे नई आर्थिक नीति जो है बेटा, सही जवाब बी वो लगा, क्या होगा, बी वाला, 1991 में। मैंने कहा था ना भारत में 1991 में क्या अपनाई गई थी, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। उसमें विदेशी मुद्रा बिल्कुल कम हो गई थी, भारत में खत्म होने की कगार पर आ गई थी, तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने की जरूरत पड़ गई थी। और उसी समय भारत की जो सरकार थी, PV नरसिम्हा राव सरकार, मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री जो थे, ठीक है ना, कौन थे, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो लिख देना आप PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, क्लियर। और वित्त मंत्री पूछे तो मनमोहन सिंह, जो बाद में 2 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे थे, वित्त मंत्री, लेकिन उस समय 1991 के थे वित्त मंत्री थे, कौन, मनमोहन सिंह, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, ठीक है ना, मनमोहन सिंह। आगे समझ में। तो 1991 में जब
नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। क्लियर ना। और बाद में मनमोहन सिंह 2 बार भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। क्लियर है। तो ये यहां से ये प्रश्न बने। अब चलो डब्ल्यूटीओ के बारे में विद्यार्थी पूछ रहा था, सर डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई। चलो मैं लिख देता हूं बेटा डब्ल्यूटीओ। वैसे मैंने इसके बारे में शायद आपको पहले भी बताया होगा, फिर भी लिख दो अगर आपको हो तो, ठीक है ना। 1 जनवरी 1995 में, है ना, 95 में जेनेवा, कहां पर, जेनेवा कहां पर बेटा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थापित, स्विट्जरलैंड में स्थापित। वैसे इससे पहले कौन काम करता था, गेट काम कर, मैंने आपको बताया था ना, गेट इससे पहले गेट काम करता था जो 1947 में स्थापित हुआ था, और गेट के बाद में स्थान किसने ले लिया, डब्ल्यूटीओ ने ले लिया, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 जेनेवा में हुई थी। जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, देखो आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बाजारों का एकीकरण का मतलब है, मतलब कि बाजारों का एकीकरण कर देना, इसका क्या मतलब है। ए, घरेलू बाजारों से बाहर संचालन करना, बी, ये माल के व्यापक विकल्प हो जाना, सी, प्रतिस्पर्धा मूल्य, डी है उपरोक्त सभी। तो बाजारों का जब एकीकरण हो जाता है इसका क्या मतलब है बताओ मेरे को। और बाजारों का एकीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित शब्द है, क्या वैश्वीकरण से संबंधित है। अगर ये वैश्वीकरण से जुड़ा शब्द है तो बिल्कुल आप उसके अनुसार इस चीज को देखो आप पूरा, ठीक है ना। अगर ये वैश्वीकरण से जुड़ी हुई चीज है ना, बाजारों का एकीकरण एक प्रक्रिया है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ जुड़ी है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाता है बताओ मेरे को। अगर मैं बात करता हूं जब बाजारों का एकीकरण हो जाएगा, जैसे कि भारत के बाजार को विदेशी बाजार से जब जोड़ दिया जाएगा, कई सारे देशों के बाजारों के साथ जोड़ दिया जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि घरेलू बाजार से बाहर संचालन, अब हमारा माल जो भारत में उत्पादित होता है वो विदेशी बाजारों में भी बेचा जाएगा, विदेशी बाजार में दूसरे देशों के बाजार में बेचा जाएगा। बिल्कुल ये प्रक्रिया तो होगी ही, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर बात को माल के व्यापक विकल्प, आज अगर भारत के बाजार में आप जाते हो तो वहां पर देखो कई सारी विदेशी कंपनियों की वस्तुएं आपको उपलब्ध होती है भारतीय बाजार में। मतलब क्या, बाजार में जाओगे ना तो मेड इन चाइना मिलेगा, मेड इन अमेरिका मिल जाएगा, मेड इन इटली, है ना, जापान, जर्मनी, सब कुछ वस्तु आपको उपलब्ध होती है। मतलब विदेशी में जो विदेश की कंपनियों में जो भी निर्मित माल है भारत के बाजार में उपलब्ध है, और भारत के द्वारा जो निर्मित माल विदेशी बाजार में उपलब्ध है। मतलब कि माल के व्यापक विकल्प है। आज हमारे सामने कई सारे व्यापक विकल्प है, हम अपनी इच्छा अनुसार, पसंद के अनुसार वस्तु खरीद सकते हैं, है ना, विकल्प में वृद्धि हो जाती है। प्रतिस्पर्धा मूल्य, बिल्कुल से प्रतिस्पर्धा मूल्य, अगर हम जानते हैं एक वस्तु जिसकी कीमत अधिक है लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके गुण कम है, लेकिन दूसरे देश से बनी हुई वस्तु की क्वालिटी अच्छी है और कीमत कम है, तो हम उस वस्तु को पहले खरीद लेता है। कोई भी ग्राहक हो, अगर अमेरिका बाजार में कोई ग्राहक जाएगा कोई वस्तु खरीदने के लिए और अमेरिका कंपनी द्वारा बनी गई वस्तु बहुत महंगी है लेकिन उसमें गुण कुछ भी नहीं है, और भारत के द्वारा बनी हुई जो वस्तु है बहुत सस्ती है लेकिन उसमें गुण अधिक है, क्वालिटी अच्छी उसकी, तो अमेरिका का नागरिक क्या करेगा, पहले भारत की बनी वस्तु खरीद लेगा। तो हम इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा मूल्य होता है। तब अमेरिका कंपनी को बचे रहने के लिए क्या करना होगा, भारतीय कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या करना होगा, अपने मूल्य में कमी करनी होगी और गुणों में वृद्धि करनी होगी। ऐसा होता है बेटा बाजार में। जब कोई वस्तु अगर कहते हैं कि उसको किसी और के साथ, कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है तो अपनी वस्तु के गुणों में वृद्धि करनी होती है और मूल्य में कमी करनी आवश्यकता हो जाती है, तो ये प्रतिस्पर्धा मूल्य होता है। तो ये भी होगा, और ये मतलब कि उपरोक्त सभी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी इसमें जवाब होगा। क्लियर। चले नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देश हैं। चलो भाई प्रश्न आ गया, विश्व व्यापार संगठन, अभी मैंने बताया WTO है ना, इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं WTO में, ये बताओ मेरे को। हाँ देशो, डी तो हो गया बेटा। अब इसका जवाब तो फटाफट से, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देश कितने सदस्य देश है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में WTO में। ए 139, बी 159, सी 160, डी 164। कितने सदस्य देश है WTO में बताओ मेरे को। ए बताया जा रहा है बेटा, ए कैसे होगा, ए बताया जा रहा है आपके द्वारा, कोई डी भी बता रहा है, ए डी में चल रहा है, सी भी आ रहा है गौतम, सी भी बताया जा रहा है,
ABDC सब बताया जा रहा है। देखो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ 160 से अधिक सदस्य देश है, किताब के अंदर तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं वर्तमान सदस्य देश तो कितने हैं, 164। बेटा ध्यान रख लेना, कितना होगा, 164 होगा। आपके बुक में तो दे रखा है 160 से अधिक है, अधिक कितने हैं ये नहीं बताया है, तो अधिक कितने हैं, 164 सदस्य देश है। अभी मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया बेटा इसका, ठीक है ना। अगर मुख्यालय आपको पूछ ले इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर, आपके जेनेवा में, ठीक है। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे समझ में, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे समझ में। और गेट की इसने स्थान, गेट का स्थान इसने ले लिया था, गेट का उत्तराधिकारी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद पर MRP का अर्थ है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है एक उत्पाद पर जो MRP लिखा आता है उसका क्या अर्थ होता है। एक उत्पाद पर जो MRP लिखा उसका अर्थ क्या होता है, ये बताओ मेरे को फटाफट बेटा, ठीक है ना। जैसे इसमें बताया जा रहा है, यह न्यूनतम खुदरा मूल्य, बी अधिकतम खुदरा मूल्य, सी सूक्ष्म खुदरा मूल्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MRP क्या होता बताओ। इसमें क्या होता है, MRP क्या होता है बेटा, ये फटाफट से बताओ। MRP का मतलब क्या होता है ना। खुदरा मतलब डिटेल कह सकते हैं आप, P का मतलब क्या होता है, प्राइस हो सकता है, M का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हो सकता है ना। तो बिल्कुल इसमें सही जवाब बी, बिल्कुल सही बेटा, अधिकतम खुदरा मूल्य, है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य। अब देखो बेटा, इस मूल्य के ऊपर अपन कई बार उसे बार्गेनिंग कर सकते हो, आप मोल भाव कर सकते हो। जब भी कोई वस्तु आप बाजार में खरीदने जाते हो, चाहे मैं कहूं बिस्किट का पैकेट आप लेने जाते हो, उस पर अधिकतम देखो उस पर लिखा रहता है MRP। MRP मतलब होता है इससे अधिक मूल्य में वो वस्तु नहीं बेची जाएगी, अधिक से अधिक इस मूल्य में वस्तु बेच सकते। जैसे 5 में लिखा बिस्किट के पैकेट पर MRP 5 रुपए, मतलब कि अधिकांश आप 5 रुपए उस बिस्कुट के ले सकते, इससे अधिक नहीं ले सकते हो, लेकिन 5 रुपए से कम आप ले सकते हो, मतलब कि आप उसके मोल भाव कर सकते हो। MRP पर मोल भाव भी किया जा सकता है, जो वस्तु पे जो रेट लिखी होती है, छपी होती है, उसके ऊपर भी आप कई बार मोल भाव कर सकते हो। ये बात अलग है, दुकानदार नहीं देते हैं, लेकिन मोल भाव करना हमारा अधिकार है उपभोक्ता के नाते, क्लियर है ना। तो मोल भाव भी हम कर सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बिल्कुल सही बेटा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट चले अगला देखो, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। जो उपभोक्ता होता है बेटा, वस्तु का उपभोग करने वाला, जो भी अंतिम वस्तु का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता। जैसे बिस्किट है, बिस्किट को खाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो वस्तु बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो उपभोक्ता नहीं हो बेटा, उत्पादक है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला कौन होता है, उपभोक्ता होता है, क्लियर। तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। यह 15 दिनों के अंदर, बी 20 दिनों के अंदर, सी 30 दिनों के अंदर, डी 35 दिनों के अंदर। तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कितने दिनों के भीतर कर सकता है, ये बताओ फटाफट इसका। जैसे देख पा रहा हूं मैं, गणपत बता रहे, इसमें गौतम भी बता रहे, ए अमित, आयुष, तानिया, विभू, पूनमचंद, देवसुथा, दिलीप, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। लगभग सभी का जवाब एक यार, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 30 दिनों के भीतर, है ना, 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। अब बता, कोई भी वस्तु जब खरीदते बेटा, उस वस्तु को खरीदने के बाद अब जो भी मंच पर जाते हो, उपभोक्ता मंच पर आप जाते हो, तो कितने समय के अंदर आप उसकी शिकायत कर सकते हो, 2 वर्षों के अंदर आप शिकायत कर सकते हो। किसी भी वस्तु और सेवा जब आप लेते हो किसी से, और वो अगर सही नहीं है, तो आप 2 वर्ष के भीतर शिकायत कर सकते हो, आपका बिल होना आवश्यक होता है, क्लियर है। लेकिन जब जिला मंच पर आप गए, वहां से आप संतुष्ट नहीं हो निर्णय से, तो अगर आप राज्य मंच तक जाओगे और राज्य मंच में आप संतुष्ट नहीं हो, और राज्य से आप राष्ट्रीय आयोग तक जाना चाहते हो, तो अपील कितने दिनों के भीतर हो सकती है, 30 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हो, ठीक है ना। 30 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हो, क्लियर ना। लेकिन जो सबसे पहले जो शिकायत की जाती है, वो 2 वर्ष के समय के भीतर शिकायत की जा सकती है। लेकिन एक आयोग जो, जैसे मैंने कहा राज्य आयोग के जो फैसला, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपको राष्ट्रीय आयोग में जाना है, तो 30 दिनों के भीतर आप राष्ट्रीय आयोग में अपनी अपील कर सकते हो कि अब निचले न्यायालय से हम क्या है, संतुष्ट नहीं है, क्लियर है। चलो देखो अगला प्रश्न, देखो नेक्स्ट, धन के आधुनिक रूप क्या है। भाई जो धन है, जो मुद्रा है ना, तो धन का आधुनिक रूप क्या है बताओ। ए मुद्रा, बी प्लास्टिक मनी, सी डिमांड डिपॉजिट, डी है उपरोक्त सभी। तो धन का आधुनिक रूप क्या है, इसका जवाब दो। धन का आधुनिक रूप क्या होता है इसके अंदर।
हाँ, सूर्य प्रकाश, गौतम, जाट, मोनिका, तनिषा, मोहन सिंह, कविता, विजय। बेटा धन के आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, उपरोक्त सभी। भाई मुद्रा आज ही हम देखते हैं कि मुद्रा क्या है, एक धन का रूप है, लेकिन जरूरी हमेशा कैश लेकर घूमा आप साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी रखते हो ना साथ में, कि आपने जैसे वस्तु खरीदी और कार्ड दिया, स्वीप किया कार्ड और आप उससे पेमेंट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना। तो मतलब कि उसमें चिप लगी होती है इसके अंदर, है ना, अपना आप आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाता है, आपको कैश देने की आवश्यकता नहीं होती है। नकदी रहित विधि है, क्या है? नकदी रहित विधि है, कैशलेस विधि है, बिल्कुल ये। तो बिल्कुल प्लास्टिक मनी को हम काम लेते हैं, जैसे कार्ड होते हैं जो, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट जो आप जमा करते हो वो बिल्कुल आप मांग के अनुसार उसको ले भी सकते हो वापिस, ठीक है ना। तो ये तीनों होगा, उपरोक्त सभी इसमें सही जवाब होगा। ये क्या है? धन के सभी आधुनिक रूप है। क्लियर है? सभी क्या है? धन के आधुनिक रूप है। नेक्स्ट देखिए, ऋण आधार की कमी। ऋण आधार की कमी की समस्या को दूर कर ऋण दिलाने के लिए सहायता कौन करता है? भाई जो ऋण आधार की कमी का मतलब क्या हो गया कि ऋण आधार की आवश्यकता होती है। जब आप किसी से ऋण लेने जाते हो, उधार पैसा लेने जाते हो, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पहले उसके बारे में कुछ कह सकते हो, आपको आधार देने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि आप या तो उनको बदले में कुछ सोना रखो, चांदी रखो, जमीन के कागज रखो, मकान के कागज रखो, किसी पशु को रखते थे पहले के समय में, मतलब कोई ना कोई वस्तु उसके बदले उसके पास रखने की आवश्यकता होती है। कुछ गारंटी के तौर पर उसको कुछ देना होता है, ताकि वो ऋण देने वाला वापिस ऋण वसूल कर पाए आसानी से। ऋण आधार की आवश्यकता क्यों होती है बेटा? जो ऋण देता है ना वो आसानी से वापस वसूल कर पाए। जो कर्जदाता है ना उससे ऋण जो लेता है, तो उस कर्जदाता से वापस ऋण वसूल करने के लिए कुछ आधार अपने पास रखता है, गारंटी के रूप में अपने पास कुछ न कुछ रखने की उसको आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई भी आधार नहीं है, उसके पास गारंटी के तौर पर देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना जमीन के कागज है, ना कृषि का मतलब कृषि भूमि के कागज है, मकान के कुछ भी नहीं उसके पास, ना कोई वस्तु देने के लिए, अब वो कैसे लेगा बताओ? कहां से ऋण लेगा वो? तो इसकी समस्या को हल करने वाला कौन है? ए स्वयं सहायता समूह, बी राज्य सरकार, सी नियोक्ता, डी ए साहूकार। तो भाई साहूकार तो हो ही नहीं सकता, ये तो अनौपचारिक स्रोत है, सीधा सीधा जाके क्या करता है? पैसा के बदले पहले कोई वस्तु अपने पास रखता है और ब्याज दर भी बहुत अधिक लेता है। नियोक्ता मतलब कि जो किसी कि मजदूरों को, श्रमिकों अपने काम रखता है, काम देता है अगर वो, तो बिल्कुल ये भी कभी उधार नहीं था, क्या क्या उससे भी कुछ न कुछ अपने पास रखवाएगा पहले, फिर उसको उधार देगा। राज्य सरकार तो बैंक खोल सकती है ना, और उसके लिए भी ऋण आधार जरूरी है। बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो भी किसी की गारंटी के आधार पर दिया जाता है, यूं नहीं दिया जाता है। तो ये भी नहीं होगा बेटा, होगा क्या? स्वयं सहायता समूह। किसी भी क्षेत्र में लोग क्या करते हैं? आपस में मिलकर एक ऐसा सहायता समूह बना देते हैं जिसमें उसमें फंड में पैसा जमा कर सभी मिलकर, अपना जो हमेशा जो महीने का जितना वेतन होता है, जो भी दिन का जो वेतन होता है, उसमें से कुछ रुपए बचाकर उसमें जमा करवाते हैं, और जिसको आवश्यकता हो वहां से वो ऋण ले लेता है, कम ब्याज दर पर या नहीं बिल्कुल जीरो ब्याज दर पर उससे ऋण उपलब्ध हो जाता है। और आसानी भी रहती है कि उसके सदस्य आपस में एक दूसरे को ऋण दे सकते हैं, दूसरे को नहीं देते ना, वो उसके सदस्य वहां से ऋण ले सकते अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो वहां पर इनको फायदा पहुंच जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की पहली ट्रेन मतलब कि रेलगाड़ी, भारत की पहली रेलगाड़ी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी? यह कोलकाता से रानीगंज 1851 में, बी मुंबई से ठाणे 1853 में, सी मुंबई से अहमदाबाद 1854 में, डी चेन्नई से अरकोनम 1856 में। बेटे ठाणे या थाने भी लिखा आता है कई बार, ठीक है ना, ये थाने या ठाणे है। क्लियर है? ठाणे भी कहते हैं, थाने भी कहते हैं। तो सबसे पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशन के बीच चलाई गई थी? बताओ, फटाफट से जवाब दे दो। मैं देख पा रहा हूं इसमें गणपत वगैरह सब बता रहे हैं, खुशी और बी बता रहे इसमें, पूनम चंद, अमित, आयुष, रवि गुप्ता, गौतम, तानिया, गोविंद, सभी एक ही जवाब दे रहे हैं, बी, और बी बिल्कुल सही जवाब बेटा, बी बिल्कुल सही जवाब है। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। और रेल का ना, रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में, ठीक है। इन रेलों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में रेलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगर मैं कह दूं पहली वायु परिवहन सेवा की शुरुआत, अगर मैं कह दूं कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत, ये बताओ मेरे को, इसका भी जवाब दे। तो लास्ट प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन सेवा,
परिवहन सेवा की शुरुआत, वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब, ठीक है ना, कब और, सेम ही प्रश्न बना रहा हूं, कब और किन दो स्थानों के मध्य, स्थानों के मध्य, बताओ फटा इसका जवाब दे दो, स्थानों के मध्य की गई, इसका जवाब दो बेटा फटाफट से। प्रश्न है आपके कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब और किन दो स्थानों के मध्य की गई। एक तो कब का जवाब और किन दो स्थानों के मध्य वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई थी, इसका जवाब दो फटाफट से बेटा। 1953 नहीं बेटा, या 1956 भी नहीं होगा इसमें। इसका जवाब दो मेरे को फटाफट जवाब दे दो आप इसका। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब और किन दो स्थानों के मध्य की गई थी। हाँ, सूर्य प्रकाश उदय 1911 बिल्कुल से बेटा। आकाश बेटा 1912 नहीं होगा, 1911 सही जवाब है। कहां से कहां तक, तो इलाहाबाद से नैनी तक, ये भी ध्यान रख लेना। तो कब और कहां से की गई थी, तब लिखोगे कब का सबसे पहले लिखोगे 1911 में। कब, 1911 में इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में है, नैनी भी यूपी में बेटा। इलाहाबाद से नैनी तक, नैनी तक क्लियर है। यहां से प्रश्न बन सकता है आपके, तो ये भी ध्यान रखना बेटा, ये भी ध्यान रखना कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक की गई थी। पहले सबसे पहले कहां, दो स्थान, इलाहाबाद से नैनी तक चली थी। कब, 1911 में। क्लियर है सारे प्रश्न। चलो भाई यहां तक सबके क्लियर है। फटाफट थम्स अप पर मुझे पता चले कितना समझ में आया है, कितना शानदार रहा है सेशन, पता चले। और देखो विशेष सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए और आपके अपनों के लिए, मतलब कि आपके लिए तो है ही है, साथ में आपके जितने भी मित्र, भाई, दोस्त, रिश्तेदार जो भी है बेटा, सभी विद्यार्थियों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आपको इस सूचना पहुंचानी है। क्लियर है ना, क्योंकि देखो दिन निकलते जा रहे हैं। फिर आप कहोगे सर ऑफर कब से कब तक था, तो बिल्कुल हम लोग आप बता रहे हैं 25 से लेकर 29 जनवरी, 25 से लेकर 29 जनवरी तक आपके ऑफर है बेटा। सभी विद्यार्थियों की खबर पहुंचा दो, अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, स्कूलों में, जहां जहां आपके विद्यार्थी मिलने वाले हैं सभी को बता दो बेटा। अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है केवल 25 से 29 जनवरी तक, जिसमें 25 26 दो दिन निकल चुके हैं। 2 दिन तो आपके निकल गए, ध्यान रखना। आज का दिन 27, 28, 29, केवल 3 दिन बचे हैं। जल्दी से जल्दी खबर पहुंचा दो, सब तक पीछे कोई नहीं रहे आपका, जो भी मित्र भाई है। और ये भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए लाया गया बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप अपनी बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हो। जो भी विद्यार्थी 6th 7th 8th का विद्यार्थी है, उसको केवल नाम मात्र 500 रुपए में कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भी विद्यार्थी 9th और 10th, उसको केवल 800 रुपए में अब अपनी तैयारी कर सकता है। अगर कोई भी विद्यार्थी 15,000 रुपए की वजह से कोर्स नहीं ले पा रहा था बेटा, तो 800 रुपए में पूरा कोर्स लेकर मजे से तैयारी कर सकता है और अपना ड्रीम 100 है ना, जो सपना 100 का है, वो पूरा कंप्लीट कर सकता है। ध्यान, ऐसा मौका नहीं चुके, ऐसा मौका नहीं चुकना है। और जो 11th और 12th के भाई बहन है बेटा, उसको केवल 1,000 रुपए में कोर्स उपलब्ध हो रहा है। तो सभी तक ये खबर पहुंचानी, ध्यान रख लेना, ठीक है। बहुत बड़ा ये कहते पुण्य का काम है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। तो ये मॉरल ड्यूटी हमारी आपकी सभी की है, तो आपको सबको निभाने बेटा, नैतिक कर्तव्य है। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे। इतना नाम मात्र शुल्क में पूरा कोर्स, मतलब कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जाते बीतते हुए साल निकलता, आपका जो सेशन खत्म उससे पहले पहले आप भी अच्छी तैयारी कर और बोर्ड में जो ड्रीम 100 जो 100 का सपना है, वो पूरा आसानी के साथ कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को आपको खबर पहुंचानी है, ये पूरी सूचना आपको ही फैलानी है। क्लियर है ना, ताकि कोई भी विद्यार्थी पीछे, केवल 3 दिन शेष रहे, इसका विशेष ध्यान रखना बेटा। 27, 28, 29 केवल 3 दिन शेष रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।